दीदी, अब तो मुझे भी ये लग रहा है कि विद्यालय जाकर अटल से माफीनामा लिखवा देना चाहिए, वरना ये बात ऐसे ही बढ़ती रहेगी। भाभी जी, मिथिला भाभी ठीक कह रही हैं। देखिए, मुझे भी यही लगता है, आपको विद्यालय जाना चाहिए और इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। हाँ भाभी जी, आपको विद्यालय जाना चाहिए। विमला दीदी, अब आप ही सोचो, क्या आप जीजा जी को बेरोजगार देखना चाहोगी? नहीं ना? माँ को मत देखो, माँ को तो सिर्फ अटल से ही मोह है। अब व्यवहारिक स्तर से सोचो, दुनियादारी के तरीके से सोचो। एक काम करो, आप ही जाकर अटल को कह दो कि माफीनामा लिख दे आज, ठीक है? चल। अवध, हाँ, ये चिट्ठी मुझे दीजिए। हाँ जी, मैं भी वही कह रही थी कि बैठकर बात करते हैं ना। विमला दीदी, आप तो कम से कम अपने पति को वो सब करने दीजिए जो एक जिम्मेदार मर्द करता है। अपने परिवार की खुशियों के लिए, जीवन यापन के लिए। जीजा जी चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अटल को कहते हैं माफीनामा लिख कर दे, क्योंकि हम दोनों की समस्या भी एक है और उस समस्या का हल भी एक है। अटल चलिए। इस 2 कौड़ी की नौकरी के लिए, ये 2 कौड़ी की नौकरी के लिए मैं अपने हीरे जैसे साले के खिलाफ जाऊंगा? आप सभी लोगों को मेरी इतनी चिंता है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस समस्या का उपाय हम घर वाले साथ में ढूंढ लेंगे। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप सभी अपने घर चले जाएं। देखिए दामाद जी, आपने कुछ सोचा है तो सही सोचा होगा, लेकिन भाभी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी बातों पर थोड़ा विचार कर लीजिएगा एक बार। क्यों पंडित जी? हाँ भाभी जी, बाबूलाल जी सही कह रहे हैं, आप थोड़ा सोच विचार कर लीजिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं। चलिए बाबूलाल जी, हम लोगों को रामनवमी की तैयारी भी करना है। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। जाओ भाई जाओ, अरे लाला जाओ, अपनी दुकान देखो, ये नौटंकी तो रोज चलती रहती है। जाओ। तोमर साहब, तोमर साहब, तोमर साहब, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो। आपसे कुछ मदद चाहिए थी। शाम को घर आओ, मिलते हैं। ठीक।
ऐसे सबको घर भेज देने से समस्या का हल तो नहीं निकलेगा ना। अवध, अटल अभी घर पर नहीं है। जब वो शाम को स्कूल से वापस आएगा तब बैठकर बात करते हैं, इस समस्या को सुलझाते हैं। चलिए। हाँ बब्बन, बताओ क्या बात है। तोमर साहब, दरअसल बात कुछ ऐसी है। मेरे दुकान के मालिक ने आज मुझे अपने घर पे बुलाया था और उसने मुझसे कहा कल के कल दुकान खाली कर दूं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से कहाँ जाऊं, क्या करूं, कि मेरे मन में एक ख्याल आया। तोमर साहब, आपकी वो छोटी सी ज़मीन है ना, वो पेड़ के पास, वो तो खाली पड़ी है। अगर आप वो ज़मीन मुझे दे देते तो मैं अपना दुकान वहाँ लगा देता और उसके बदले जो भी किराया होता मैं हर महीने आपको दे देता। नहीं देंगे, और तुम जैसे आदमी को तो बिल्कुल नहीं देंगे, जिसको ये तक नहीं पता कि उसके हितैषी कौन है और कौन नहीं, और कैसे देगा किराया। हाँ, और किराया मांगूंगी तो उसका नाटक होगा वो अलग। ललिता, भाभी, बहुत उम्मीद से आए हैं आप लोगों के पास। अगर आप लोग मेरी सहायता नहीं करेंगे मैं तो रास्ते पे आ जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए भाभी। तुम लोग अटल को बोलते क्यों हो? अटल भला किसी का सुनता है क्या? आप लोगों की आंखों के सामने है अटल ने जो किया वो गलत है। अटल को रिश्ता निभाने का अगर इतना ही शौक है तो तोमर साहब इनके संग अटल रंग खेले ना, रंग लगाए उनको। अजी, नहीं देनी है इनको दुकान। ललिता, हम बात कर रहे हैं ना। जगह देने के लिए अगर सबसे बेहतर आदमी कोई है तो वो बब्बन है। जाओ बब्बन, खोल लो दुकान। तोमर साहब, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। हम भूलने भी नहीं देंगे बब्बन, मजाक कर रहा हूँ। सच्चाई, अच्छाई, नीति और मर्यादा, ये सब आदमी आदमी के हिसाब से बदलते हैं। ये हिसाब भी याद रखना बब्बन। बाकी किराया मैं ललिता से बात करके बता दूंगा। और रही एहसान की बात, वो मैं वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगा। तोमर साहब, मैं वचन देता हूँ, एहसान और किराया चुकाने में बब्बन कभी पीछे नहीं हटेगा। धन्यवाद। क्या जरूरत थी उसे दुकान देने की? जो आदमी एक एक पैसा दांत से पकड़ता हो, वो क्या देगा किराया और क्या चुकाएगा एहसान? ललिता जी, हाँ जी। जो आदमी हमारा हो सकता है वो वक्त आने पर वाजपेयी खानदान के खिलाफ भी तो जा सकता है। तो हमने कौड़ियों की जमीन उसे देकर कोई गलती नहीं की। जी मैं समझी नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं, वक्त आने पर सब समझ जाओगी। फिलहाल पूजा में शामिल होने की तैयारी करते हैं। इस बार
पूजा की तैयारी करते समय कितना सूनापन महसूस हो रहा है ना पंडित जी के परिवार के बिना। अचानक से कितना कुछ हो रहा है उनके परिवार में, है ना? बिल्कुल सही कह रही हो तुम मिथिला। वाजपेयी जी का परिवार पहले कितना खुश था, लेकिन आज देखिए ऐसा लगता है कि ग्रहों की दशा बदल चुकी है। उनके घर पर आए दिन नई नई मुसीबतें आ रही हैं। मुझे तो लगता है कि अच्छे खासे हंसते खिलखिलाते वाजपेयी जी के परिवार को किसी की बुरी नजर से लग गई है। सब कुछ उथल पुथल चल रहा है। अरे कैसी नजर, हाँ? कोई नजर वजर नहीं लगी है उनको। आपने तो कहावत सुनी होगी ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अटल अब कांड करने से हटता छोड़ना है। उसका उसको भुगतान कहीं ना कहीं तो चुकाना ही पड़ेगा ना। और ये जितनी उथल पुथल हो रही है ना, ये अटल के कारण ही हो रही है। चाचा, अटल हमेशा सच्चाई के लिए ही लड़ता है और सही चीजों के लिए ही बोलता है। केशव, तुम अपनी उम्र के हिसाब से बात किया करो। तुमने भी अटल की वकालत का ठेका ले रखा है क्या? लाला जी, केशव अपनी उम्र के हिसाब से ही बात कर रहा है। मुझे तो लगता है कि आपको अपनी उम्र के हिसाब से बातचीत करनी चाहिए। नहीं, बात पहले सुन लीजिए। हम सब एक मोहल्ले के हैं ना, अरे परिवार की तरह रहते हैं। आप ऐसी कैसे बातें कर सकते हैं? भैया, तुम किसको समझा रहे हो? ये लोग समझने वाले हैं क्या? इनकी आंखों पर पता नहीं कौन सी पट्टी बंधी है। अगर कितना भी अच्छा काम करे, कितना भी सही काम करे, इनको गलत ही नजर आता है। ओ गजोदर, बताओ जरा मुझे, अटल ने कौन सा अच्छा काम किया है? बताओ बताओ ना। नहीं बता सकते तो सुनो। दयाल साहब को ये मोहल्ला छोड़ना पड़ा अटल की वजह से। तोमर साहब तो सबके सामने खड़े हैं ना। पता नहीं कितने दिनों तक लंबित थे अटल की वजह से। इस अटल की वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया गया। अवध कितना काबिल लड़का है, अटल का सगा भाई है ना। कितनी मेहनत करके एक नौकरी मिली उसको। नौकरी मिलने के बावजूद अभी भी बेरोजगार है। किसकी वजह से? अटल की वजह से। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो अटल से माफीनामा लिखवा कर ही लाना होगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ अटल, माफीनामा लिखोगे या नहीं? नहीं बाबूजी, मैं नहीं लिखूंगा। सरस्वती बहू अपने घर को छोड़ के किराए के मकान में रह रही है। किसकी वजह से गजोधर? अटल की वजह से। अरे ये सब तो कुछ भी नहीं। दामाद जी, हमारे बिमला के पति अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ घर जमाई की तरह बैठे हैं। किसकी वजह से? इस अटल की वजह से। और तो और दामाद जी की भी नौकरी चली गई अटल की वजह से। फिर भी आपको दिखता नहीं क्या? बब्बन भाई, तुम्हें तो अटल में हमेशा गलती ही नजर आती है। ओ गजोधर भैया, अरे गलत को गलत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? जब देखो तब मुंह उठा के चले आते हो, हमारा अटल फलाना, हमारा अटल ठिकाना है। अरे आप चुप रहा करो यार।
बब्बन, अटल के प्रयासों का परिणाम चाहे गलत रहा हो, लेकिन उसकी नीयत हमेशा सही रही है। अरे पंडित जी, जब परिणाम ही गलत तो प्रयास किस बात की? गजोदर, अब बताओ किसके आंखों में पट्टी लगी है? तुम एक ही थाली में छठे बटे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे भाई शांत हो जाओ यार। शांति है। चुप। अरे यार, पहले से ही मोहल्ले में इतनी अशांति फैली हुई है, और कितनी अशांति फैलाना चाह रहे हो? बब्बन, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुमसे, पूजा की तैयारी कर रहे हैं, चलो हम सब मिलकर पूजा की तैयारी करते हैं। हटाइए ना इस बकवास को। मैं तो भगवान को यही प्रार्थना करता हूँ, कल की सुबह खिली खिली हो और सारा माहौल पहले जैसा हो जाए। हाँ, सब लोग कल सुबह जल्दी से उठकर भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और अच्छे से रामनवमी मनाएंगे। हाँ पंडित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जैसे हर साल हमारी रामनवमी की पूजा यादगार हो जाती है, इस साल भी हम लोग धूमधाम से रामनवमी की पूजा मनाएंगे, ताकि आसपास के मोहल्ले वाले भी हमारे मोहल्ले की रामनवमी की पूजा को याद रखें। क्या कहते हैं पंडित जी? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चले चले, काम में लगी, चलो। अटल, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये नौकरी मैं खुद ही छोड़ दूंगा। और ना ही तुम्हें माफीनामा लिखकर देने की कोई भी आवश्यकता है। देखो बड़प्पन, देखो बड़प्पन है दामाद जी का। अटल को दोष नहीं देना चाहते किसी भी मामले में, और ये सोचो, दिमाग का इस्तेमाल करो थोड़ा। सिर्फ भावनाओं में बहकर कुछ नहीं होता। थोड़ा सोचो कि तुम्हारी जिद की वजह से क्या क्या हो रहा है। बलिदान देना पड़ रहा है, वो भी तुम्हारे अपनों को। सोचो। कृष्णा। अटल, 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 ये लो। सुबह सुबह जो निधि दीदी आई थी ना तुमसे मिलने, उन्होंने ये चिट्ठी दी है। अटल, वो चिट्ठी लेकर यहाँ आओ। किशन, अटल को सोचने देते हैं। बाबूजी, रामनवमी की पूजा करनी है, उसकी तैयारी करनी है। चलो निकलते हैं सब। चलो 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 चलो। अटल, आराम से सोचना। दादाजी, बोलो बेटा। दादाजी, मेरे दोनों हाथों में दो अलग अलग चिट्ठी हैं, लेकिन अजीब बात तो ये है कि दोनों मुझे अलग दिशा में बुला रही है। एक चिट्ठी ये मांग कर रही है कि मैं लड़ूं नीति दीदी की पढ़ाई के लिए, और दूसरी चिट्ठी ये मांग कर रही है कि मैं माफी मांग लूं, घुटने टेक दूं, जबकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। ये चिट्ठी मांग कर रही है कि मैं लिख कर दूं कि मैं आज से लड़ूंगा नहीं, और ये सच है
अवध भैया को मेरे लड़ने की वजह से ही नौकरी नहीं मिली और जीजा जी की भी नौकरी चली गई केवल मेरे लड़ने की वजह से। इसलिए सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि करूँ तो करूँ क्या। बेटा, आज सुबह जो लड़की तुमसे मदद मांगने के लिए आई थी, उसने एक सच्ची बात कही थी। वो क्या है मालूम है? अटल, तुम तो राम कथा कहते हो ना, सुना है कि सबको समझाते हो कि प्रभु श्री राम जी का निर्णय हमेशा सही होता है, कभी गलत नहीं होता। तो अब कुछ सोच के देखो, अगर वो यहाँ होते तो क्या निर्णय लेते? अगर जीवन में कभी दुविधा हो तो ये सोच लेना कि तुम्हारी जगह अगर प्रभु रामचंद्र होते तो वो क्या फैसला लेते। तो फिर हर कर्तव्य, हर धर्म, हर जिम्मेदारी की कसौटी पर आप सफल होते हो। बेटा, क्या करना है ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि ये तुम्हारी जीवन की पहली रात है कि फैसले के झंझावात में तुम्हें योग्य फैसला सुबह को देना है। इसलिए अच्छी तरह से सोचो।